तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन। यहाँ पे 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 को समझने के लिए आइए कुछ इस तरीके से समझते हैं। आपको मालूम है इस रिएक्शन में दो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट के रूप में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है, स्पीड कर सकते हो आप, वह डिपेंड करता है केवल एक के कंसंट्रेशन पे, यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स कहती है इस वजह से यह हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहले तो कुछ बच्चे डिफिनेशन चाह रहे हैं, डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which carbocation is formed as an intermediate are called SN1 reaction. It is an example of first order reaction. ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर आपको उससे कहा जाए तो क्या लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट लिख देना आप कि क्या कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। क्या कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, लिख देते हैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। ये बहुत ही जरूरी आपको याद रख पाना, इसका इंटरमीडिएट जो होता है कार्बोकैटायन है। सेकेंड पॉइंट आप याद रखना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है इस टर्म को। जिसमें रिएक्शन का रेट dx/dt होता है, वह प्रोपोर्शनलिटी जो है इसमें Rx जो सबस्ट्रेट यूज किया जाएगा उसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे आता है एक क्या रेट कांस्टेंट, तो यह हो जाता है Rx। ये फर्स्ट ऑर्डर पावर 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। थर्ड, इसकी खास बात और है कि इसमें होता है रेसमाइजेशन। क्या होता है इसमें? रेसमाइजेशन, ये आगे पढ़ा जाएगा। इसमें होता है इट इन्वॉल्व्स रेसमाइजेशन। और आपसे कहा जाए इसमें रिएक्शन का रेट, या ऐसे कर सकते हो, इसी पॉइंट में भी याद दीजिए, रेट ऑफ रेसमाइजेशन कहां पे ज्यादा होगा तो हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब इसका जो इंटरमीडिएट है उसी के स्टेबिलिटी पे इसका रेट डिपेंड करता है। अब इसमें एक पॉइंट और आप याद रखना, अगर आपसे कहा जाए केवल ऐसे ही पूछ दे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के बारे में अगर पूछ दे तो आप तुरंत समझना सेम ही पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसमें SN1 होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। एंड लास्ट में आप लिख देना, इसमें जो सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन, क्या होता है बच्चा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे ये है, पोलर का मतलब समझ रहे हो आप लोग, प्लस माइनस जो देने की एबिलिटी रखता हो, और प्रोटिक मतलब जिसके पास H+ हो। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर, H2O इसके लिए बेस्ट सॉल्वेंट है SN1 रिएक्शन के लिए। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये याद रखना है आपको। अब आइए हम लोग जो है इसका एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सबस्ट्रेट का या Cl इस OH के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो यह एग्जांपल अब SN1 का कैसे है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको सीखना होगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब रास्ता क्या इसका चलने का है। तो इसमें दो स्टेप होते हैं,
यानी कह सकते हो आप मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, यानी इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, 2 स्टेप की रिएक्शन है यह। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में बनता है कार्बोकैटायन। जो कंपाउंड दिया गया आप देख सकते हो CH3, यहां पे CH3, यहां पे R भी लिख सकते हो आप चाहे तो, ये Cl। तो फर्स्ट स्टेप में जो है ये बॉन्ड ब्रेक करता है ऐसे, किसके, सॉल्वेंट की पोलैरिटी की वजह से। तो जब यहां से अलग होता है तो इसको हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं अलग होते हुए CH3, यहां से इसको इससे अलग होते हुए Cl। तो जब अलग हो रहा है बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इस पे पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड का क्लीवेज दिखाया जा रहा है, टूट रहा है, सॉल्वेंट की वजह से यह अलग होना शुरू कर दिए हैं और फाइनली ये अलग होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोकैटायन में। CH3 यहाँ प्लस CH3 और यहां से Cl माइनस अलग हो गया, लिविंग ग्रुप अलग हो गया। स्टेप 1 यही है इसका इंटरमीडिएट, यानी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, यही इसका क्या है, इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का। और ये जो है इसमें ट्रांजिशन स्टेट कही जाती है, ट्रांजिशन स्टेट 1, बॉन्ड को अलग होते हुए दिखाया गया यहाँ पे। ऐसे ही स्टेप 2 में जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे जो आप देख रहे हो यह कार्बोकैटायन बना है, प्लस आ गया यहां पे CH3, इस पे CH3 और न्यूक्लियोफाइल का फाइनली अटैक होना है। यह अटैक दिखाते हैं इस तरीके से, CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसके साथ यह देखिए बॉन्ड ब्रेक होने लगा। जब OH जब लिंकेज बननी शुरू हो गई तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसके साथ, ये चार्ज पार्शियल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, यानी CH3 यहाँ पे C और इस पे आ गया OH, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट ये रहा। और यहाँ पे इसे कहा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट 2। अब यहाँ पे कुछ परेशानी आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे अभी तो डिस्कस पॉइंट किया गया था कि इसमें केवल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो यह बीच में ये सब कैसे बन गए। एक्चुअली भाई आपको अगर बोर्ड एग्जाम देना है, केवल बोर्ड एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनके लिए डायरेक्ट आप यहां से इसको लिख सकते हैं, यहां से आप इसको लिख सकते हैं। कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको IIT यही देना है ना, और बच्चों के लिए क्या देना है, मेडिकल देना है, और कुछ बच्चों को PGT की तैयारी करनी है। तो क्या करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि इन सबकी समझ होनी चाहिए। यह कई बार IIT जैसे एग्जाम में पूछा भी है कि क्या कि SN2 रिएक्शन में, सॉरी SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की संख्या क्या होती है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट पहचान SN2 की है। तो यहां पे कैसे है, याद रखना, जिसमें नाम ही नहीं है उसमें संख्या में ज्यादा बनते हैं। SN2 में तो केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बट यहाँ पे क्या आपके सामने देखिए 2 हो गई। तो याद रखना है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, यह बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब आपको याद रखना है कि हम लोग 2 ट्रांजिशन स्टेट यूज किए थे। यहाँ पे पूछा गया था सेम एग्जांपल देकर के, इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल हैं। एग्जाम में बच्चों ने 0 टिक कर दिया था, गलत हो गया, उसका आंसर 2 था। ऐसे याद रहेगा ना आप लोगों को। SN1 में अगर ये एग्जांपल है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट यहां बनेगी। अब यहाँ पे जब भी किसी, इसमें 2 स्टेप, देखिए कितने स्टेप, 2 स्टेप हैं, और जब भी किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप होंगे तो आपको पहचानना होगा इसमें कौन सा स्टेप स्लो है। हमने पहले पॉइंट में कहा था शुरू में ही कि इसमें जो रिएक्शन का रेट है वो केवल सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ प्रूव करना पड़ेगा ना, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेप है तो पहचानना होगा कि रिएक्शन का रेट यानी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी। तो जब भी किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप हैं तो आप पहचानिए इसमें कौन सा स्टेप स्लो है। जो स्टेप स्लो होगा वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। और ये पहचानना बहुत ज्यादा आसान है कि कौन सा स्टेप स्लो है। 2 ही काम होता है रिएक्शन में, बॉन्ड का टूटना यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड का बनना बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जहां बॉन्ड बनता है वहां एनर्जी निकलती है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, मतलब एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो अपने आप हो जाएगा। बट जहां पे एनर्जी देनी पड़ती है वो स्टेप स्लो हो जाता है। और कहीं पे अगर बॉन्ड को तोड़ना है, भाई कुछ तोड़ना पड़े तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। जहां पे बॉन्ड को तोड़ना होता है वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब वह स्टेप एंडोथर्मिक होता है। और जो स्टेप एंडोथर्मिक हो, मतलब जहां पे एनर्जी देनी पड़े, वही स्टेप स्लो होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, यह एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो। यानी कह सकते हो आप यहाँ पे जो ये स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ये वाला स्लो स्टेप, और ये जो है फास्ट होता है। और जो स्लो है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि आप यहां बोल सकते हैं dx/dt, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे केवल इस पे, यानी ये CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस CCl, इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। देखिए ऐसे ये रिएक्शन का रेट है, या इसको लिख सकते हैं dx/dt इक्वल हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा CH3 होल थ्राइस CCl। ये है इसका केमिकल काइनेटिक्स अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसाइड करता है कि यही इसी पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। इस वजह से ये रिएक्शन हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर की, और फर्स्ट ऑर्डर की है इसलिए यहां पे 1 लिखा जाता है। तो समझ आ गया सभी को। तो आप सोच रहे होंगे होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसका एक डायग्राम बनाता है, इसे बोलते हैं एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। वहां से डिसाइड हो जाएगा कि ये बनते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि पहले यहां से जो रिएक्शन आई यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन इसमें सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका बॉन्ड देखिए C और Cl के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे C और O के बीच बॉन्ड है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 8 होता है, 8 8, तो अंतिम शेल क्या 2p आएगा, 2p4, तो p शेल सब शेल है। यहां पर भी 17 है, इसका 3p आएगा, तो शेल नंबर ज्यादा इसके पास है, तो इसकी साइज बड़ी हो गई O से। तो यहाँ पे कार्बन के पास भी 2p, इसके पास भी 2p, सेम सेम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, जबकि यहाँ पे 2p और यहाँ 3p की ओवरलैपिंग है, थोड़ी ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है। ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग है तो बॉन्ड मजबूत हो जाता है, मजबूत है तो कम एनर्जी वाला हो गया, कह सकते हो स्टेबल ज्यादा हो गया। यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको बना के, देखिए ऐसे एक एनर्जी डायग्राम में बनाते हैं। देखिए ऐसे, जैसे आपके सामने एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा ऐसे, यहाँ पे सबस्ट्रेट देखिए ऐसे होता है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है, पहले इसको लिख दें उसके बाद समझते हैं सबस्ट्रेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ पे कार्बोकैटायन और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ पे होता है फाइनल प्रोडक्ट। यह एनर्जी का रास्ता है, रिएक्शन का रास्ता है, रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन पाथवे है, और ये है इसकी एनर्जी E, ऐसे एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले समझिए सबस्ट्रेट, ये एनर्जी का ऑर्डर, सबस्ट्रेट यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे है, इसका मतलब ये सिद्ध प्रूफ हो रहा है कि इसके पास एनर्जी कम है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिए क्या है, देखिए ऐसे यहाँ पे इसका देखिए ये एनर्जी गैप यहाँ पे हो रहा है ना,
तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है और आपको मालूम होना चाहिए जिसके पास एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 आप सोच रहे होंगे इन दोनों में, देखिए इसके पास एनर्जी इन दोनों से कम है, तो आप सोच रहे होंगे TS1 और इसमें एनर्जी डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या देखिए यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, जो स्टेप यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी ऊपर जा रही है यहाँ पे। और फिर क्या यहाँ पे है, अब इसके पास यहाँ पे क्या बॉन्ड बन रहा है, इसकी एनर्जी कुछ रिलीज हो गई तो इससे कम है। देखिए यहाँ पे एक और ये दो, फर्स्ट और ये सेकेंड, समझ गए ना। याद रखना यहाँ पे दो तरह की होती है ट्रांजिशन स्टेट। अब आइए कोई डाउट हो तो बोलिए, या लिख दीजिए कमेंट में कोई डाउट होगा तो, या कांटेक्ट कर सकते हैं आप जैसे भी चाहें। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। शुरू में जब हमने इस रिएक्शन की शुरुआत की थी तो वहां पे एक शब्द आया था रेसमाइजेशन, मतलब इसमें होता है रेसमाइजेशन। तो यहाँ पे अब इसका मतलब समझना है क्या होता है रेसमाइजेशन। तो यह तभी ऑब्जर्व होता है जब कायरल सेंटर पर होने वाली होती है SN1 रिएक्शन, तभी यह ऑब्जर्व होता है। और कायरल सेंटर मतलब जानते हो, जिस कार्बन की बात की जा रही हो उस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो तो सेंटर कायरल हो जाता है। देख सकते हो आप, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, एक पे Cl है, एक पे मिथाइल है, एक पे इथाइल है और एक पे फिनाइल है, चारों अलग मतलब सेंटर कायरल है। और यहाँ पे होना है SN1, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा कार्बोकेटायन वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो है होने वाला रेसमाइजेशन, पहले समझना होगा रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है। जब आपने पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वहां पे आया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड, है ना। वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन पर आधारित है, तो वहीं पढ़ोगे। यहाँ तो हमें केवल इसको समझना है, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है जब डेक्स्ट्रो और लियो इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो इस मिक्सचर को आप बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे अब यह कैसे पहचानोगे आप, जैसे आप पढ़े आपकी परीक्षा के लिए क्या कैसे पहचानोगे, कंपाउंड दे के आप नहीं पहचान सकते, कंपाउंड दे के आप नहीं पहचान सकते कि कौन सा कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, यहां से नहीं पहचान सकते आप। यहाँ पे हम लोग जो है जब पढ़े थे स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वहां पे R और S कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था आपने, R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें होगा क्या, अगर SN1 रिएक्शन हो रही है कायरल सेंटर पे और अगर सबस्ट्रेट अगर R है, कैपिटल R है, तो जो बनेगा प्रोडक्ट वह R और S का मिक्सचर बनेगा। या अगर सबस्ट्रेट S भी है तो भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर बनेगा, वो भी इक्वल अमाउंट में, तभी ये नाम आएगा रेसमिक मिक्सचर। समझ गए ना, सबस्ट्रेट R होगा तब भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर होगा, या सबस्ट्रेट अगर S होगा तब भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर होगा। अब आपको R और S तो बताया गया था ना, आप R और S निकालना जानते ही हो। फिर हम यहाँ पे R और S के बेसिस पे नहीं, आपको बस प्लेन के बेसिस पे बता रहे हैं। और जब हमने आपको बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री, वहां आप देखिएगा कि R और S कैसे डिसाइड किया गया था। R और S निकालने का एडवांस तरीका बता चुके हैं आपको हम। यहाँ पे केवल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे प्लेन के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, डैश लाइन पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ थिक लाइन पे देख सकते हो आप, ये लाइन को आप बोलते हैं सॉलिड लाइन, जानते हैं ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन का मतलब बोर्ड के प्लेन में है, जैसे समझिए पहले यह बोर्ड के प्लेन में है। क्या बोर्ड के प्लेन में देखिए ये हो गई सॉलिड लाइन, अगर हम दिखाएं आपको तो ये बोर्ड के प्लेन में हो गई सॉलिड लाइन, और जो डैश लाइन है वो प्लेन के नीचे, बोर्ड के नीचे है, मतलब प्लेन के नीचे, और थिक का मतलब प्लेन के ऊपर, ऐसे इस तरीके से इसका होता है। क्या समझिए पहले ध्यान से, क्या बोला हमने, ये सॉलिड लाइन पीएच और ईटी वाली ये बोर्ड के प्लेन में है, और जो डैश सीएल है वह प्लेन के नीचे है, और जो थिक लाइन प्लेन के ऊपर है, ऐसे समझना आपको। तो याद रखना है सॉलिड का मतलब प्लेन में की लाइन, थिक का मतलब प्लेन के ऊपर, और यह प्लेन के नीचे डैश का मतलब, यह 3D स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। हम केवल प्लेन के बेसिस पे SN1 को समझने वाले हैं। यहाँ देखिए पहले Cl ऊपर है, प्लेन के नीचे, डैश लाइन का मतलब प्लेन के नीचे, थिक का मतलब प्लेन के ऊपर। जब रिएक्शन हुई है तो आधे प्रोडक्ट में यह OH आने वाला न्यूक्लियोफाइल आधे में प्लेन के नीचे है और आधे में प्लेन के ऊपर है, ठीक मतलब ऊपर डैश और नीचे।
तो दोनों में इक्वल लिखिए, एक यहां पे एक यहां पे, इक्वल अमाउंट में आप निकाल लीजिएगा आरएस। यहां पे आरएस नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, हम लेक्चर लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप इसे कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। यह रेसमाइजेशन होता क्यों है इसे समझना है। यहाँ पे रेसमाइजेशन की वजह क्या है, तो आप यहां देखिए मैकेनिज्म में स्टेप 1, तो आपको मालूम है, ये पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां जो है सबसे पहले जो दिया गया देखिए ऐसे, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे ईटी और डैश लाइन पे दिया गया है आपको Cl, थिक पे दिया गया है आपके लिए Me मिथाइल, यहाँ पे Me। अब जब ये इससे अलग होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो यह सेंटर हो जाएगा देखिए ऐसे, एक पीएच, ये हो जाएगा Me और ये हो जाएगा यहाँ पे ET और यहाँ आ गया प्लस। अब यहां से Cl हो गया अलग। इसके पहले हमने आपको जो पढ़ाई थी मैकेनिज्म, तो वहां पे दिखाया था ट्रांजिशन स्टेट 1, यहां भी होता है, बट यहां पे हम लोग उसको दिखाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। वजह यह है कि स्टेप लंबा हो जाएगा, आप होता वही है बट यहां डायरेक्ट इसको करने वाले हैं हम लोग। यहां आ गया प्लस और ये है कार्बोकैटायन, टर्शियरी है कार्बोकैटायन। अब अगर स्टेप 2 की बात करें हम लोग, अगर कैसे स्टेप 2 की बात करें अगर, तो यह होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे सबस्ट्रेट, एक बात और आपको समझाते हैं अभी, देखिए ऐसे ये ईटी यहां पे है और यहाँ पे एम ही है, प्लस इस पे OH का अटैक होना है। अब यहां समझते हैं पहले, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो थिक लाइन थी, डैश लाइन था, सॉलिड लाइन था, यहाँ पे सभी लाइन सॉलिड क्यों हो गई है। एक्चुअली इस पे आ चुका है क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ क्या हो चुका है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे। sp2 का मतलब होता है प्लेनर, बोर्ड के प्लेन में तीनों आ चुके हैं, मतलब ये ऐसे हो चुके हैं, समझिए पहले ये तीनों एक ही प्लेन में आ चुके हैं, एक प्लेन में। ये तीनों कहां पे देखिए एक प्लेन में है, एक पे पीएच है, यहाँ पे Me है और यहाँ पे ET है, प्लेन इनका सेम हो चुका है। जब प्लेन सेम हो चुका है, इस वजह से सॉलिड लाइन की ये सभी एक ही पे हैं। अब इस पे अटैक होना है OH का। अब आप सोच रहे होंगे यह आधे में OH ऊपर क्यों था और आधे में OH नीचे क्यों था। एक्चुअली यह स्ट्रक्चर इसका बना है, कौन, ट्राइगोनल प्लेनर यानी कार्बोकैटायन का। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, तो न्यूक्लियोफाइल का देखिए आप जानते हैं, जब यह sp2 हो चुका है तो यह कितना एंगल होगा 120, ये भी 120 और ये भी 120, 120 120 120 होगा ना। अब इस पे इसका अटैक होना है, तो यह अटैक हमेशा वहां से करता है जहां से रिपल्सन कम से कम इसको मिले। तो कहां से कर सकता है सोचिए। अब ये जितना आसानी से प्लेन के ऊपर से आ सकता है, उतना ही आसानी से प्लेन के नीचे से भी आ सकता है। समझिए इस तरीके से, देखिए प्लेन सेम है तो ऐसे यहां से आ सकता है, ऐसे यहां से भी आ सकता है ना। रिपल्सन दोनों तरफ बराबर है, इसलिए जितना आसानी से प्लेन के ऊपर से आता है उतना ही आसानी से प्लेन के नीचे से। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इस साइड से क्यों चला रहा है, नहीं आ सकता। वजह, जैसे यहां से अगर आता मान लीजिए तो क्या हो रहा है, जब आएगा तो ये एंगल देखिए पूरा 120 है, तो ये 60 इधर 60 इधर हो जाएगा, है ना। जबकि ऊपर से आने में क्या है 90 है, 90 एंगल ज्यादा है 60 से, तो 90 एंगल ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, दूरी ज्यादा रिपल्सन कम होगा। यहाँ रिपल्सन ज्यादा तो इधर से आने के चांसेस नहीं। जितनी आसानी से प्लेन के ऊपर से उतनी आसानी से प्लेन के नीचे से, बस दो ही रास्ते इसके पास हैं, वो भी इक्वल एक जैसे हैं। इस वजह से आधे पे प्लेन के ऊपर जाता है और आधे में प्लेन के नीचे। यही है रेसमाइजेशन की वजह। कोई पूछे रेसमाइजेशन सबसे अधिक कहां पे होगा, जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें रेसमाइजेशन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अब यहां जो बनेगा प्रोडक्ट देखिए ऐसे, यहां पे अगर पीएच है, यहां पे ईटी है, तो यहां पे आ गया अटैक करा, प्लेन के नीचे से अटैक कर दिया, तो एमई अपनी जगह पर रह गया देखिए ऐसे, फिर लाइन बन गई। और फिर आधे में जो है यहाँ पीएच, यहाँ ईटी, और यहाँ पे अगर आ गया, अगर प्लेन के ऊपर से अटैक कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH। तो आप देख सकते हैं ये बन गया, यही है रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन। क्लियर। यानी अब आप इसकी बेसिस में हम लिखते थे
यहां पे एक लाइन, अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रेशमाइजेशन, रेट ऑफ रेशमाइजेशन सबसे ज्यादा कहां फास्ट हो गए, रेशमाइजेशन, क्या बोलोगे बच्चे आप लोग, बोल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी। ऐसे तो SN1 में जो खास बात है आप यह याद रखना, इसमें अगर आपको 4 प्रोडक्ट सॉरी 4 कंपाउंड दे, आपसे पूछे कि बताइए इसमें किसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, तो चारों से बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर लेना। या फिर ऐसा हो जाए कि 4 सबस्ट्रेट दे और आपसे पूछे बताइए इस चारों में सबसे ज्यादा रेशमाइजेशन कहां पे होगा, तो भी आप वहां पहचान लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि आपको चाहे SN1 का रेट पहचानना हो, चाहे रेशमाइजेशन का रेट पहचानना हो SN1 में, आप दोनों केस में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहचानना, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसकी पहचान। कर लोगे आप लोग, आप निकालिएगा कॉन्फ़िगरेशन RS का। ये भी याद रखना, अगर सबस्ट्रेट पे R होगा तो जो बनेगा प्रोडक्ट वह R और S का मिक्सचर होगा, सबस्ट्रेट अगर S भी होगा तो भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर होगा। कर लेंगे आप लोग। तो अब अगर SN1 में कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। सॉल्वेंट भी इसका याद रखना, पोलोप्रोटिक वाटर।